बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 30 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, जहाँ एक सरप्राइज़ अमेरिका को मिला, एक सरप्राइज़ इसराइल को मिला और एक सरप्राइज़ हम सबको मिलने वाला है। अबू मोहम्मद अल जुलानी अहमद अल शरा जो शाम के सरबराह हैं, उन्होंने एक सरप्राइज़ तैयार कर लिया है। एक्सपेक्टेडली जुलाई के महीने में ये जो जुलानी का सरप्राइज़ है ये हमें मिल जाएगा। इसराइली अथॉरिटीज़ ने अदालत के जज के साथ ये जो सरप्राइज़ है, ये जो इतनी बड़ी खबर है, ये शेयर कर दी इसराइली अथॉरिटीज़ ने। मकसद था नेतन्याहू की ट्रायल से जान छुड़वाना, तो इस वजह से इसराइली अथॉरिटीज़ ने ये खबर अदालत के जज के साथ शेयर की, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आपको नज़र आएगी। मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले इसराइल को क्या सरप्राइज़ मिला। 2 रोज़ कबल मैंने आपको बताया था कि ईरान के अंदर एक इज्तमाई नमाज जनाजा अदा की गई। 60 से ज़्यादा शोहदा की यह नमाज जनाजा थी। 30 कमांडर, 13 साइंसदान, और इसमें हज़ारों लोग जो हैं वो इस इज्तमाई नमाज जनाजा के अंदर हज़ारों लोगों ने शिरकत की। यहाँ पर कैमरे की आँख ने बड़े अजीबो गरीब मनाजिर जो हैं वो कैमरे की आँख ने रिकॉर्ड किए। एक तो आयतुल्लाह अली खामेनी के सीनियर एडवाइज़र, उनको कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया। इनको इसराइल ने 13 जून की स्ट्राइक्स में टारगेट करने का दावा किया था। ये पहली मर्तबा था इस गैदरिंग के अंदर ज़ख्मी हालत में, लेकिन जिंदा सलामत नमाज जनाजा अदा करते हुए कैमरे की आंख ने दिखाया। ना सिर्फ अली शामखानी बल्कि इस्माइल कानी, कुद्स फोर्स के सरबराह, ये आयतुल्लाह अली खामेनी के साथ जो हैं वो पासदारान इनकलाब के सरबराह, इनको टारगेट किया गया इसराइल की जानिब से। फिर दरमियान में जो ईरान के आर्मी चीफ हैं, इनको भी टारगेट किया गया। इनकी शहादत की जो कंफर्मेशन है वो भी ईरान की जानिब से सामने आ गई। और ये जो तीसरे नंबर पर हैं कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी, इनको भी इसराइल की जानिब से कहा गया था कि 13 जून की स्ट्राइक्स में हमने टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन इस्माइल कानी को कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया। ये जो नमाज जनाजा की गैदरिंग थी, यहाँ पर इस्माइल कानी मौजूद थे और अगेन जिंदा और सलामत थे इस मर्तबा भी। मैं आपको बता दूं कि इस्माइल कानी जो हैं वो बड़ी सस्पिशियस किस्म की, बड़ी मशकूक किस्म की पर्सनैलिटी हैं। इस्माइल कानी जिनको अक्टूबर 2024 में भी इसराइल ने इसी तरह से टारगेट करने का दावा किया था, जब हसन नसरुल्लाह को या हाशिम सफ़ीउद्दीन को इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया, तो इस्माइल कानी वहीं पर मौजूद थे, क्योंकि कुद्स फोर्स के सरबराह हैं। और कुद्स फोर्स में आपको बता दूं, ईरान की जो कुद्स फोर्स है वो बैरूनी जो अपने ग्रुप्स हैं उनको ये असिस्ट करती है, जो कुद्स फोर्स है। तो खबरों के मुताबिक इस्माइल कानी वहीं पर मौजूद थे, लबनान के अंदर, बैरूत के अंदर मौजूद थे। इसराइल ने स्ट्राइक्स की और ये भी कहा कि हमने ना सिर्फ हिजबुल्लाह की लीडरशिप को बल्कि जो इस्माइल कानी हैं उनको भी हमने सक्सेसफुली, इसराइल ने कहा कि हमने एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन 2-4 दिन के बाद इस्माइल कानी को फिर इसी तरह से एक नमाज जनाजा की गैदरिंग के अंदर जिंदा देखा गया और उसके बाद इस्माइल कानी स्क्रीन से आउट हो गए। और फिर ये खबरें सामने आई कि इस्माइल कानी जो हैं वो मोसाद के एजेंट हैं, इसराइल के ये एजेंट हैं और इनसे तफ्तीश की जा रही है ईरान की जानिब से। और ये काफ़ी दिनों नहीं बल्कि काफ़ी महीनों ये स्क्रीन से आउट रहने के बाद ये पहली मर्तबा था कि इस्माइल कानी को टारगेट करने का जो दावा है वो इसराइल की जानिब से फिर से सामने आया 13 जून की स्ट्राइक्स में। और फिर से 2-4 दिनों के बाद इस्माइल कानी जो हैं वो कैमरे की आंख में सामने आ गए, बिल्कुल जिंदा सलामत सामने आ गए। तो पहली बात तो ये है कि सवालात तो अभी भी बहुत सारे जहनों में आते हैं कि इस्माइल कानी जो हैं वो हर मर्तबा इसराइल अगर टारगेटेड स्ट्राइक्स करता है तो इस्माइल कानी पहले भी जिंदा बच गए थे, इस मर्तबा भी इसराइल इनको टारगेट करने में किस तरह से नाकाम हो गया, या फिर अगर ये इस नमाज जनाजा की गैदरिंग के अंदर मौजूद थे तो इसका मतलब ये है कि आयतुल्लाह अली खामेनी की जानिब से इनको क्लीन चिट जो है वो इस्माइल कानी को दे दी गई होगी। बहरहाल बाकी जो टॉप कमांडर्स हैं उनको इसराइल ने टारगेट किया, सक्सेसफुली टारगेट किया। और इस तरह की कोई मज़ीद इस तरह की कैमरे की आंख ने इन 2 के अलावा किसी को इस तरह से कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड नहीं किया। और इसराइल जो है वो अपनी अगर जीत का सेहरा अपने सर सजा रहा है तो वो इसी वजह से सजा रहा है कि देखो हमने ईरान के टॉप कमांडर्स को और साइंसदानों को हमारी जानिब से टारगेट कर दिया गया। हालांकि जो इनका टारगेट था वो आपको मालूम है कि वो ये अचीव नहीं कर सके। अमेरिका को भी इन्होंने बुला लिया लेकिन ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, जिस तरह के दावे इनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। पेंटागन की जानिब से दूसरी ब्रीफिंग
पहली ब्रीफिंग से न मीडिया को तसल्ली हुई, न पूरी दुनिया को तसल्ली हुई। ये पिट पिट के थक गए कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को हमने तबाह कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी मीडिया ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए कि कैसे तबाह कर दिया, कोई सबूत, कोई वीडियो ही दिखा दो। तो इन्होंने दूसरी ब्रीफिंग बुलाई और मीडिया की क्लास लेने के लिए जो पीट हेग्सेट, इनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उसने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स झूठा, फलां झूठा, ये झूठा, वो झूठा, ये देखो वीडियो। अब वीडियो इन्होंने क्या दिखाई, ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स की वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक तजर्बाती वीडियो है जिसमें ये दिखाया गया कि बंकर बस्टर कितना क्लासिक किस्म का हमारा बॉम्ब है, ये किस तरह से अंदर जाता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो ये सबूत के तौर पर इन्होंने वीडियो दिखाई। लेकिन इस वीडियो के बाद भी जो मीडिया के सवालात हैं, जो अवाम के सवालात हैं, वो अपनी जगह पर बाकी हैं। आलमी इदारों की जानिब से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से भी कह दिया गया, तमाम के तमाम इदारों के बाद, अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के बाद जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने भी ये कह दिया अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में कि चंद महीनों के बाद ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को फिर से खड़ा कर देगा और यूरेनियम को ईरान की जानिब से इनरिच किया जाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि डैमेज हुआ है, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो डैमेज हुई हैं, जिनको 3 महीनों के अंदर, 2-3 महीनों के अंदर ईरान जो है वो फिर से खड़ा कर देगा। अब ये 2-3 महीने नहीं कहे, किसी ने भी नहीं कहे, मंथ्स का जिक्र किया गया है, लेकिन ईयर्स और डेकेड्स का जिक्र जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि मैंने तो दहाइयों पीछे धकेल दिया ईरान के जोहरी प्रोग्राम को, ये महीनों पीछे धकेला है। अब आप कह सकते हैं कि 4, 6, 8 महीनों बाद ईरान जो है वो बिल्कुल ईरान का जोहरी प्रोग्राम उसी सतह पर आ जाएगा जिस सतह पर इस 12 रोज की जंग से पहले ईरान का जोहरी प्रोग्राम था। यानी चले महीनों तो लगेंगे ईरान को जोहरी प्रोग्राम को अपने बहाल करने में, महीनों तो लगेंगे। अब ये 8 महीने भी हो सकते हैं, ये 10 महीने भी हो सकते हैं, ये 12 महीने भी हो सकते हैं। यानी अमेरिका के पास टाइम तो है कि ईरान को अपनी कंडीशंस पर, मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान को मना ले, और इससे पहले कि ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम बहाल करके फिर से खड़ा करे, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पास टाइम तो है। बिल्कुल टाइम नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के पास, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो अफजूदा यूरेनियम, ईरान की अफजूदा यूरेनियम है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वो अफजूदा यूरेनियम बिल्कुल महफूज है, जिसको ईरान की जानिब से 60% तक अफजूदा किया जा चुका था। अब ये 60% तक अफजूदा यूरेनियम 400 किलोग्राम से कुछ ज़्यादा ईरान के पास है। और ये मैं आपको बता दूं कि 1 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम का मतलब ये है कि 30 लाख किलोग्राम कोयले में से जितनी एनर्जी निकलती है, वो 1 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम में से उतनी एनर्जी निकलती है। यानी कि जो 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम ईरान के पास है, जो कि ईरान ने कहीं छुपा दी थी स्ट्राइक से पहले, तो ये 10 जोहरी बम, ये जो यूरेनियम है 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम, ये 10 से 12 जोहरी बम बना सकती है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया। तो अमेरिका और इसराइल को ये सरप्राइज तो मिला है कि ये जो स्ट्राइक्स इनकी जानिब से की गई, ये जो कोशिश इनकी जानिब से की गई, तो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। ना सिर्फ ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को फिर से खड़ा कर देगा महीनों के अंदर, बल्कि ईरान के पास अफजूदा यूरेनियम भी है और 10-12 जोहरी बम ईरान अभी भी बना सकता है। अब ये अफजूदा यूरेनियम है कहाँ, ये इसराइल के एजेंट्स भी तलाश कर रहे हैं, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि इस अफजूदा यूरेनियम का पता लगाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदों के विजिट्स पर ईरान की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है कि तुम्हारे विजिट्स करने का मकसद हमें मालूम हो चुका है। इन्होंने चुप साध ली थी जब इसराइल की जानिब से या अमेरिका की जानिब से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया था, तो इन्होंने चुप साध ली थी, इनकी ज़बान तालू से चिपक गई थी। अब ईरान की पार्लिमान की जानिब से इन पर तो पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि अगर ये ईरान के अंदर आएंगे तो ये अफजूदा यूरेनियम को तलाश करने की कोशिश करेंगे, जो कि ईरान ने खबरों के मुताबिक तो जो रशिया और ईरान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जो बुशैर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर ईरान ने खबरों के मुताबिक ये यूरेनियम जो है वो महफूज की है। लेकिन ये खबरें जो हैं ज़ाहिर है कि कंफर्म इनको नहीं किया जा सकता। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे ज़्यादा महफूज मकाम ईरान के अंदर कोई नहीं है। अब ये जो अफजूदा यूरेनियम है, इसको ऐसे बोरियों में डालकर कहीं पर तो नहीं फेंका जा सकता किसी स्टोर के अंदर, बल्कि इनको एक स्पेसिफिक दर्जा हरारत भी चाहिए, एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी भी चाहिए।
اور اگر اس کو کوئی نقصان ہو یا ٹیمپریچر اوپر نیچے ہو تو ظاہر ہے کہ نیوکلیئر ریڈیشنز جو ہیں وہ پھیلنے کا خطرہ اور خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ایران نے کسی بہت سیکیور جگہ پر یہ جو افزودہ یورینیم ہے اس کو محفوظ کیا ہے، اور خبروں کے مطابق جو رشیا اور ایران کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے وہ شہر کا نیوکلیئر پاور پلانٹ، وہاں پر اس افزودہ یورینیم کو ایران کی جانب سے سٹور کیا گیا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نہیں مانتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم نے تو مکھن کی طرح ہمارے جو بنکر بسٹرز تھے انہوں نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیا ہے۔ اینکر نے ڈرتے ڈرتے سوال پوچھا، کیونکہ یہ تو شروع ہو جاتا ہے، صحافیوں کی کلاس لینا شروع ہو جاتا ہے کہ تم جلتے ہو، تم پائلٹس کی تعریفیں کرو، تم میری تعریفیں کرو۔ تو اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جی نیوکلیئر سائٹس کو تو آپ نے بڑا واوا تباہ کیا ہے، لیکن جو افزودہ یورینیم ہے اس سے متعلق سوالات کیے جا رہے ہیں کہ ایران کے پاس تو انریچڈ یورینیم ابھی بھی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، یہیں پر تھی اور ہم نے اس کو انریچڈ یورینیم کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ بندہ اس کو بتائے کہ اگر انریچڈ یورینیم تباہ کی جاتی ہے آپ کی جانب سے تو نیوکلیئر ریڈیشنز نہ صرف ایران بلکہ عرب کنٹریز، پاکستان سمیت دیگر جو آذربائیجان جیسے پڑوسی کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ریڈیشنز پھیل جاتی۔ تو انٹرنیشنل ادارے، آپ کا اپنے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ جس طرح کی رپورٹس جاری کر رہے ہیں تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ کان نہیں دھرے جا رہے، اور یہ انریچڈ یورینیم کو اس طرح سے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا جس طرح سے اسرائیل انریچڈ یورینیم کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خبروں کے مطابق تو روس اور ایران والے جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے وہ شہر کا، وہاں پر یہ انریچڈ یورینیم جو ہے وہ ایران کی جانب سے رکھی گئی ہے۔ اچھا یہ بھی خبریں ہیں کیونکہ اس طرح سے آپ کے سامنے ہے کہ رشیا بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہمیں نظر نہیں آیا۔ اب یہ جس طرح کی باتیں کرتے رہیں لیکن روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں اس طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے جس طرح سے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا، یا پھر ترکیہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ ہاتھ لگا کر دیکھو میں ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس طرح کا کوئی بیان پوٹن کی جانب سے سامنے نہیں آیا، بلکہ پوٹن کی جانب سے بھی ذرا سفارتی زبان استعمال کی گئی، میڈیشن والی باتیں پوٹن بھی کر رہا تھا۔ اور مسلمان ممالک کا تو آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جب جنگ ہوئی تھی تو مسلمان ممالک نے تو مذمتی اعلامیے 2-4 نے بہت سخت کر دیے تھے، لیکن باقیوں کو جو ہے وہ سانپ سونگھ گیا تھا، باقی مسلمان ممالک کو۔ اور ان میں سے ایک مسلمان ملک جو ہے وہ سیریا بھی ہے کہ 12 روز کی اس جنگ کے بعد سیریا سے اب خبریں سامنے آنے لگی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا ٹرائل چل رہا ہے کرپشن کا، میں آپ کو بتا دوں، اور یہاں پر عدالت میں جج کے سامنے جو اسرائیلی آفیشلز ہیں انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب تھوڑی سی مہلت دے دیں، اس ٹرائل کو تھوڑا سا آگے لے جائیں، کیونکہ جولائی کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ جولائی کا مہینہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ خبر یہ سامنے آئی جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کے اسی انٹرویو کے اندر کنفرم کیا کہ ابو محمد الجولانی، احمد الشرع، سیریا اور اسرائیل، یہ جو ابراہم اکارڈ ہیں اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن والا جو چکر ہے، تو اس کو شام آگے بڑھانے لگا ہے۔ یہاں سے نیتن یاہو کا ٹرائل بھی تھوڑا سا آگے چلا جائے گا، اس کو وقت بھی مل جائے گا اقتدار سے چپکے رہنے کا، اور ابو محمد الجولانی کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہے وہ کروا کر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی جو بک ہے اس کے اندر یہ بھی لکھ دے گا کہ دیکھو میں نے امن معاہدہ کروا دیا، لاؤ جی تو میرا جو ایوارڈ ہے وہ مجھے دے دو، کیونکہ پاکستان نے بھی ریکمینڈ کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اس لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور شام کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا جولائی کے اندر۔ تو مسلمان ممالک کی تو یہ حالت ہے، شام کے ساتھ ساتھ لبنان بھی ہو سکتا ہے، لیکن شام کی کنفرمیشن تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابو محمد الجولانی سے بھی سامنے آ گئی، اور جولانی صاحب جو ہیں وہ گولان ہائٹس بھی اسرائیل کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ بس آپ ہمیں اپنا غلام بنا لیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں گولان ہائٹس بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ابو محمد الجولانی کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ ترکیہ کے سلطان رجب طیب ایردوان کی مرضی کے بغیر ابو محمد الجولانی اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتا، یا پھر سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس جو محمد بن سلمان ہیں۔ یہ مین پارٹیاں ہیں جو شام اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ نارملائز کروائے جائیں گے۔ ترکیہ اور سعودی عربیہ کی سربراہی میں ابو محمد الجولانی جولائی کے اندر اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں گے۔ تو یہ اگر صورتحال ہو کہ نہ صرف مسلمان ممالک کی تو یہ حالت ہے، بلکہ رشیا بھی اس طرح سے فرنٹ فٹ پر نہیں آیا ایران کی مدد کرنے کے لیے، تو اس صورتحال میں
اب یہ ایران کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ یہ صورتحال، یہ ماحول ایران کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ بن گیا، جبکہ عالمی اداروں کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری سٹرائکس بالکل ناکام ہو گئیں، اسرائیل کا یہ آپریشن جو ہے، یہ سو کالڈ جو اس نے کہا تھا کہ رائزنگ لائن، یہ پوری طرح سے ناکام ہو گیا۔ تو اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ ایران کو امریکہ کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی کنڈیشنز پر منانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایران نہیں مانے گا تو یہ پھر سے ایران کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ماحول میں ایران کیا اس پریشر میں آ جائے گا؟ کیونکہ 12 روز ایران نے ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا کہ کون ایران کے ساتھ کھڑا تھا اور کون جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو یہ بڑا چیلنجنگ سا فیصلہ ایران کے لیے ہوگا۔ جوہری مذاکرات ابھی بحال ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کانفیڈنٹ ہے کہ نہ صرف جوہری مذاکرات بحال ہوں گے، بلکہ ایران کو جو امریکہ کی جانب سے آفرز دی جا رہی ہیں، تو ایران جو ہے وہ ان 12 روز کی جنگ کے بعد وہ آفرز بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے تسلیم کی جائیں گی، منظور کی جائیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹس باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔